हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आप सबके सामने फिर से रिदा सिद्दीकी। जैसे कि हमने अपनी पहले वीडियोस में हम लोग बात कर चुके हैं, अपने यूनिट 1 हमारी क्लियर हो गई थी, बिल्कुल कंप्लीट हो गई थी। अब हमने स्टार्ट की थी अपनी यूनिट 2। लेकिन मैंने आपको बताया था कि यूनिट 2 के अंदर जो डिसेबिलिटीज़ हैं वो पर यूनिट के अंदर, जैसे 2.1 है हमारा पर यूनिट, 2 यूनिट का फर्स्ट पोर्शन, तो इसके अंदर ही 4 डिसेबिलिटीज़ की बात कर रखी है। 4 डिसेबिलिटीज़ अलग अलग दे रखी हैं, जिसमें से हम 2 ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज हमारी तीसरी है। देन हमारी नेक्स्ट वीडियो जो होगी उसमें एक और आएगी, जब हमारा जाके 2.1 कंप्लीट होगा। तो फर्स्ट हम लोकोमोटर, सेरेब्रल पॉल्सी, देन आज हम पढ़ेंगे पोलियो। उसके बाद हमारा एक और टॉपिक रह जाता है। उसके बाद कल हमारी कंप्लीट होगी 2.1 यूनिट, 2 यूनिट का 2.1। ये सब बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए मैं एक वीडियो में नहीं बना रही हूँ, फिर समझने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है क्योंकि सारी डिसेबिलिटीज़ हमारी सिमिलर लगती हैं। अब हम बात करते हैं सीधा अपने टॉपिक के ऊपर। हम बात करें कि आज का हमारा टॉपिक का नाम क्या है। तो फर्स्ट है हमारा पोलियो माइलाइटिस। पोलियो हमारा टॉपिक क्या है? पोलियो। पोलियो एक बीमारी है जो वायरस के द्वारा फैलती है। हम सभी जानते हैं पोलियो एक बीमारी है जो वायरस के द्वारा फैलती है। ये वायरस हमारी बॉडी के अंदर किस तरह से एंटर करता है? तो ये वायरस हमारी बॉडी के अंदर भोजन, पानी एवं श्वसन के माध्यम से हमारी बॉडी में प्रवेश करता है। हम जो खाना खाते हैं उसमें किसी प्रकार से इसके वायरस का होना, पानी में वायरस का आ जाना, या फिर श्वसन जो हम सांस लेते हैं, हमारे अंदर वायु जाती है, हमें जो हवा चलती है, जो हमारा इन्वायरमेंट होता है, किसी कारणवश उस इन्वायरमेंट में ये वायरस का हो जाना, तो ये इसके द्वारा हमारे शरीर में क्या करता है, ये हमारे शरीर में एंट्री कर देता है इसका वायरस। और क्या एंट्री करने के बाद हमारे शरीर में क्या क्या होता है, जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड होती है, स्पाइनल कॉर्ड के एंटीरियर हॉर्न सेल के ग्रेमेटर को भेजती है। हमारे स्पाइनल कॉर्ड में जब ये वायरस एंटर करता है तो हमारे स्पाइनल कॉर्ड को क्या करता है, ये प्रभावित करता है। एंटीरियर नर्व रूट की क्षति के कारण मांसपेशियों में क्या होती है, मांसपेशियों में क्षति होती है। जब मांसपेशियों में क्षति होती है तो इसका सीधा प्रभाव कहाँ पड़ता है? इसका सीधा प्रभाव हमारे शरीर के निचले भाग में पड़ता है। इसका प्रभाव हमारे शरीर के निचले भाग में पड़ता है। तनाव कम या शिथिल हो जाता है। जो हमारा शरीर मतलब बॉडी का नीचा भाग है, जैसे हमारे पैर हो गए, हमारी टांगे हैं, जो हमारे दोनों लिम्स हैं, वो उसे क्या करता है, ये उसे इफ़ेक्ट करता है। हमारे जो नीचे वाले लिम्ब है वो क्या हो जाते हैं, वो हमारे शिथिल हो जाते हैं या कम हो जाते हैं। जो नॉर्मल एक रूप में दिखाई देते हैं एक नॉर्मल व्यक्ति के, उससे कम साइज़ में क्या होता है, इसका कम साइज़ होता चला जाता है, कमज़ोर होते चले जाते हैं एक तरीके से। तो ये क्या होता है, ये जो इसका वायरस होता है, ये छोटे बच्चों में जिनकी एज 0 से लेकर 5 साल तक की होती है, जिनका इम्यूनिटी सिस्टम क्या होता है, वीक होता है जो बचपने में, तो उस टाइम पे क्या करता है, इसका वायरस बॉडी के अंदर आक्रमण करता है एक छोटे बच्चे की। जो उसका इम्यूनिटी सिस्टम वीक होता है, इस कारण वो उससे फाइट नहीं कर पाता और बच्चे के अंदर ये वायरस क्या करता है, अपनी जगह बना लेता है, जिसके कारण इसे बाल पक्षाघात कहते हैं। बाल पक्षाघात इसी कारण से कहते हैं क्योंकि 0 से 5 वर्ष के बच्चों के अंदर ये वायरस प्रवेश करता है। ठीक है, हम बात कर रहे थे कि पोलियो के 3 वायरस होते हैं जो निम्नवत हैं। पोलियो के जो वायरस हैं वो 3 प्रकार के वायरस हैं, वो हम देखते हैं कौन कौन से वायरस हैं। एक है फर्स्ट लियोन, लैंसिंग, ब्रोंशाइड। 3 प्रकार के ये हमारे वायरस होते हैं जो हमारी पोलियो हमारे शरीर के अंदर, पोलियो का वायरस हमारे अंदर एंटर करता है। अब हम बात करें ये है ऐसा वायरस है, ऐसा संक्रामक रोग है जिसमें एंटीरियर हॉर्न सेल से जुड़ी मांसपेशियों में अल्पकालीन एवं स्थायी रूप से क्षति हो जाती है। जब ये वायरस हमारी बॉडी के अंदर एंटीरियर हॉर्न से जुड़ी मांसपेशियों में क्या करता है, प्रवेश करता है, तो हमारी बॉडी में क्या होते हैं, अस्थायी रूप से क्षति हो जाती है। जो परमानेंट हमारी बॉडी में क्या हो जाता है, एक लॉस हो जाता है, जिसके कारण हमारा जो बॉडी का नीचे का पार्ट होता है वो लकवाग्रस्त हो जाता है, जिसे बाल पक्षाघात कहते हैं। कभी कभी इन वायरस से जानलेवा बीमारी भी हो जाती हैं। जब हमारी कभी कभी क्या होता है, ये वायरस क्या होता है, जानलेवा हो सकते हैं और 10% बच्चों की मृत्यु इसी वायरस के शरीर में प्रवेश होने से हो जाती है। 10% लोग बच्चों की। आगे बात करें, ये क्या है, ये है जो बीमारी है हमारा, ये जो वायरस है ये 3 प्रकार से प्रभावित करता है। जब हमारी बॉडी के अंदर ये वायरस प्रवेश कर देता है, जो इसका प्रभावित करता है, ये हमें 3 तरह से प्रभावित करता है। फर्स्ट है हमारा
इंसेफेलाइटिस, इसके बाद है हमारा बल्बर, इसके बाद है हमारा स्पाइनल। तो अब हम समझते हैं कि इन तीनों कंडीशन में होता क्या है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, जो हमारी बॉडी को चलाता है, जो हमारी बॉडी को फंक्शन, सारे फंक्शन देखता है, वो कौन देखता है? वो हमारा मस्तिष्क हमारी बॉडी को लीड करता है, उसके हिसाब से हमारी बॉडी वर्क करती है। तो जो हमारा इंसेलाइटिस है, इंसेलाइटिस में क्या होता है? जो हम सभी जानते हैं कि हमारे मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, उसमें से जो हमारा सेरेब्रम होता है, सेरेब्रम, जब हमारा वायरस हमारी बॉडी में प्रवेश करने के बाद सेरेब्रम, मस्तिष्क के सेरेब्रम पार्ट को प्रभावित करता है, तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? उस कंडीशन को हम इंसेफेलाइटिस बोलते हैं। जब हमारा वायरस शरीर में प्रवेश करने के बाद मस्तिष्क के अनुमस्तिष्क को, मस्तिष्क के जो पार्ट होता है, अनुमस्तिष्क दूसरा मस्तिष्क होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? जब हमारा वायरस अनुमस्तिष्क को प्रभावित करता है तो हम उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? बल्बार बोलते हैं उस कंडीशन को। जब हमारे शरीर में जो प्रवेश कर चुका है विषाणु, वायरस, वो हमारे सुषुम्ना पर प्रभाव करता है, जब हमारे सुषुम्ना पर प्रभावित करता है तो उस कंडीशन को स्पाइनल बोलते हैं। ये जो हमारा वायरस है हमारे शरीर, हमारे मस्तिष्क के तीनों भागों पे प्रभाव करता है, तो उसके अलग अलग कंडीशंस होती हैं और उन्हें अलग अलग नाम से ही जाना जाता है। हमने देख लिया कौन कौन सा था, इंसेफेलाइटिस, बल्बर एंड स्पाइनल। आगे हम बात करें पोलियो के लक्षण के ऊपर, कि पोलियो के लक्षण क्या होते हैं। तो तीव्र बुखार आना, कभी कभी इतना तेज़ बुखार होता है जिसके कारण क्या होता है, हमारे शरीर में वायरस आता है, वायरस के कारण हमारे शरीर में बुखार आता है और हमारा जो लोअर लिम्ब होता है वो इफेक्टेड हो जाता है। सर दर्द, बहुत अधिक दर्द, हम देखते हैं कि हमारी नॉर्मल लाइफ में कुछ ना कुछ हमें होता रहता है, हमें कहीं बुखार भी आता है, सर दर्द भी होता है, बदन दर्द भी होता है, उल्टी भी आती है, बट ये एक लिमिटेड स्टेज में होती है, लिमिटेड है ना, एक लिमिटेड टाइम के लिए होता है और ये हमारा एक लिमिटेड हमें बर्दाश्त करने के हमारे लेवल पे होता है। बट जब वो चीज़ें हद से ज़्यादा अधिक बढ़ जाएँ और डेली हमें कुछ ना कुछ इस तरह की समस्या होने लगे, तो इस कंडीशन में हमें खुद से अपने उपचार नहीं करने चाहिए और हमें एक अच्छे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। बात करें मांसपेशियों में शिथिलता का हो जाना, मांसपेशियों का क्या होना, मांसपेशियों का कड़क हो जाना, उनका एक तरीके से, कड़क नहीं, लटक सा जाना, और जो जिस हमारे बॉडी में जो हमारा वायरस इफेक्ट करता है वो हमारा बॉडी का पार्ट क्या होता रहता है, शिथिल होता रहता है और वो अपनी जैसे सामान्य से वो कम होता जाता है, कमज़ोर होता चला जाता है हमारे। जब ऐसे कि हम सभी ने नोटिस किया होगा, जिन लोगों को पोलियो होता है उनकी एक टांग नॉर्मल होती है लेकिन दूसरी टांग सामान्य, जो दूसरी टांग होती है उससे बहुत ज़्यादा पतली होती चली जाती है और वो ठीक प्रकार से कमज़ोर होती है, कमज़ोरी के कारण वो पूरी तरीके से सही से वर्क भी नहीं करती है। लकवा गिरस्ता के समय कोई भी प्रभावित अंग सीधा नहीं रहता, उसमें संकुचन हो जाता है। जिस भी शरीर के भाग को हमारा लकवा गिरस्त होता है उसमें क्या होता है, उसमें हमने बात की संकुचन हो जाता है और वो सीधा नहीं रहता, वो जो अपने सामान्य अवस्था में नहीं रहता, जो उसकी अवस्था है एक वो कुछ अलग ही हो जाती है। किसी का संकुचन लटक सा जाता है वो इस तरह, या फिर कुछ बहुत ज़्यादा पतला हो जाता है, वो सीधा अपनी कंडीशन में नहीं रहता है। बात करें हम नेक्स्ट अपने पॉइंट की, कि इसमें क्या लिखा है, आमतौर पर गैर प्रभावित अंग सामान्य से ज़्यादा ही मजबूत हो जाता है ताकि दूसरे कमज़ोर अंग की कमी को पूरा कर सके। एक चीज़ हम सभी जानते हैं, जब ऊपर वाला हमारे शरीर किसी एक भाग को कमज़ोर करता है तो हमारे किसी दूसरे जो सही भाग है उसमें ज़्यादा ही मजबूत कर सकता है, ताकि हम दूसरों के क्या कर सकें, हम दूसरों के आगे अपने आप को कम ना समझ सके, हम दूसरों से कमज़ोर ना लग सके। भगवान ने हमसे हमारा एक अंग कमज़ोर कर दिया, दूसरे अंग में क्या करता है, उसी प्रकार से मजबूती भेज देता है। इस तरह की कंडीशन अक्सर पोलियो वाले लोगों में देखी जा सकती है। बात करें थर्ड पॉइंट की, बाद में प्रभावित अंग की हड्डियाँ एवं मांसपेशियाँ दूसरों अंगों की अपेक्षा पतली हो जाती हैं। चीज़ हमने ऊपर भी डिस्कस की कि जो मेरा प्रभावित अंग है वो प्रभावित अंग क्या होगा, बहुत ज़्यादा कमज़ोर और पतला होता चला जाएगा अन्य अंगों के तुलना में। बात करें प्रभावित अंग का विकास ना होने के कारण छोटे रह जाते हैं। जैसे हमने बात की पतला ज़्यादा, इस प्रकार से कुछ हमारे अंग क्या होती है, टांग छोटी बड़ी भी हो जाती है। अगर हमारी टांग में पोलियो हो गया है तो जो हमारी सही टांग है उसके मुकाबले हमारी दूसरी टांग, जो प्रभावित टांग है, वो छोटी और पतली लगेगी दूसरे की तुलना में। बुद्धि या दिमाग का प्रभावित नहीं होती। जब हमारा किसी को मतलब कि पोलियो हुआ है तो पोलियो वाली कंडीशन में क्या होता है, हमारा जो मस्तिष्क है वो जो हमारी बुद्धि है वो प्रभावित नहीं होती। सीधा हमारा जो पोलियो का इफेक्ट होता है वो हमारे फिजिकल लेवल पे होता है, हमारे मेंटल लेवल पे नहीं होता। तो देन मेंटल लेवल पे नहीं होता। तो अब हमने इसके क्या कवर करे, हमने इसके
लक्षण कवर कर लिए कि क्या क्या लक्षण हो सकते हैं पोलियो से ग्रसित व्यक्ति में। अब हम अगर आगे हम बात करें कि पोलियो की रोकथाम हमें किस प्रकार से करनी चाहिए। हम सभी जानते हैं, हमने सबने बचपनों में पोलियो की दवाई पी है। पोलियो का जो बात करें टीकाकरण, पोलियो की दवा निम्नवत पिलाएं। पोलियो की दवा होती है वो हम लोग देखते हैं हर किसी का जो टीकाकरण होता है वो अलग माध्यम से होता है, कोई सुई के माध्यम से होता है, कोई दवाइयों के माध्यम से होता है। जो पोलियो का टीकाकरण होता है उसमें हम सब ने बचपन में खुराक पी है, वो लिक्विड के फॉर्म में आता है, हम सब पीते थे हर महीने, 5 साल से छोटी एज के थे। तो बात करें किस तरह से हम इसकी रोकथाम कर सकते हैं पोलियो की। शिशुओं को पोलियो की वैक्सीन के टीके लगवाने चाहिए, जिसके लिए पोलियो की दवा निम्नवत दिलाएं। जहाँ तक मुझे पता है कि हमने हमेशा पोलियो की दवाई लिक्विड फॉर्म में पी है। तो कुछ फॉर्म में इन्होंने टाइमिंग दे रखी है किस तरह से बच्चों को पोलियो की दवाई पिलवानी चाहिए। जन्म के समय जब हमारा बच्चा हॉस्पिटल में होता है तो क्या होते हैं, उसी वक्त जो डॉक्टर्स होते हैं उसको जो भी उस टाइम पे इम्यूनाइजेशन की ज़रूरत होती है, जो भी टीकाकरण उसके लिए उस टाइम आवश्यक होता है, हॉस्पिटल वाले खुद उसे प्रोवाइड करवा देते हैं। बट जब बच्चे की डिलीवरी घर पर होती है तो उसमें कुछ समय बाद हमें खुद ले जाकर बच्चे के सारे टीकाकरण की जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं वो पूरी करनी पड़ती हैं। तो इसमें कुछ इनको स्पेसिफाइड कर रखा है कब कब बच्चे को पोलियो के टीके लगवाने चाहिए, फिर दवाई पिलवानी चाहिए। जन्म के समय 6 सप्ताह बाद, 10 सप्ताह बाद, 14 सप्ताह पर 1 से 1.5 साल के बस पे क्या करना चाहिए, हमें पोलियो की खुराक बच्चों को निरंतर देनी चाहिए। अगर मैं बात करूं, जितना संभव हो समुदाय में उतने ही अधिक बच्चों को टीका लगवाएं। पोलियो की सक्रिय वैक्सीन बच्चों को मुंह में दी जाती है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को वैक्सीन पिला दी जाए। तो सक्रिय वैक्सीन वातावरण में फैलकर गैर टीकाकृत बच्चों को भी सुरक्षित कर देती है। हम बात की थी कि हमने बचपन में हम लोगों ने पोलियो की दवाई पी है, तो इसमें ये चीज़ मेंशन हो गई है अब कि जब हम पोलियो पीते हैं वो लिक्विड फॉर्म में पीते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को हमें ये पोलियो की दवाई पिलानी चाहिए। इससे ये जो दवाई हम पी रहे हैं तो हम जब हम सांस लेते हैं, हम सांस छोड़ते हैं, इसके माध्यम से जो हमारी गैसें रिड्यूस होती हैं हमारी सांस के थ्रू, तो वो क्या करता है, वो वातावरण में हमारा शुद्ध वातावरण कर देता है। अगर हम लोगों ने अपना पूरा टीकाकरण कर रखा है तो जो बाकी अन्य बच्चे होते हैं जिन्होंने टीकाकरण नहीं कराया या पोलियो की दवाई नहीं पी, तो वो बच्चे भी क्या होते हैं, सुरक्षित हो जाते हैं। जो भी हमें पता है कि डॉक्टर हमें कंसल्ट करते हैं कि इस प्रकार से कौन सा टीका कब लगाना चाहिए। अदर डिसीज़ की भी बात करें तो वो सब भी हमें पूरी समय सारणी के अनुसार डॉक्टर के फॉलो अप के हिसाब से पूरे हमें बच्चों को क्या करना चाहिए, बच्चे को टीकाकरण करवाते रहना चाहिए। इसमें क्या होना चाहिए, तो हमने देखा कि हमें इस प्रकार से रोकथाम करनी चाहिए और हमें सारे पेरेंट्स जो होते हैं बच्चों को उन्हें सजग रहना चाहिए, उन्हें जागरूक होना चाहिए और बच्चों का टीकाकरण सही टाइम पे कराना चाहिए। तो मैंने ये चीज़ अपनी डिस्कस कर ली, हमने टॉपिक पढ़ा। आई होप आप लोगों को टॉपिक समझ में आ गया हो। हमने पढ़ा पोलियो क्या होता है, पोलियो कौन कौन से वायरस से फैलता है, पोलियो के रक्षण और उसको रोकथाम के लिए हमें क्या क्या कार्य करने चाहिए। देन आई होप आप लोगों को टॉपिक समझ में आया हो। अगर नहीं समझ में आता तो प्लीज़ आप लोग अपनी प्रॉब्लम जो भी होती हैं वो नोट डाउन करके रखा करो, उसे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।